Friends, welcome to this lesson. So this is our unit number 48 theory portion of PPP. So let's continue our discussion on PPP. दोस्तों हम लोग अपने PPP के यूनिट 48 के थ्योरी पोर्शन को डिस्कस करेंगे जो कि बेस्ड है दोस्तों सिक्योरिटी कंसिडरेशन एंड मिटिगेशन मेजर इन बैंक्स। तो दोस्तों बताया जा रहा है कि देखिए टेक्नोलॉजी का ऑपरेशन बढ़ गया है, यूज बढ़ गया है बैंकिंग ऑपरेशन में। तो क्या हुआ है कि फ्रॉड भी बढ़ गया है, रिस्क भी बढ़ गया है, साइबर अटैक, डाटा ब्रीचेस, टेक्निकल फेलियर, ठीक है, ये सभी कारण। तो चूँकि रिस्क इवॉल्व हो रहे हैं तो बैंक को नया और मोर इफेक्टिव सिक्योरिटी मेजर लाना पड़ रहा है ताकि पोटेंशियल लॉस को प्रिवेंट कर सके या मिनिमाइज कर सके। ये बताया जा रहा है दोस्तों इस पॉइंट पे, समझिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं क्या बताया जा रहा है आपको। इसमें बताया जा रहा है कि बैंक को जो है सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करना है, जैसे कि अकाउंट डिटेल, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन इन्फॉर्मेशन, ट्रांजैक्शन डिटेल। तो जैसे जैसे इन सभी इन्फॉर्मेशन का एक्सचेंज बढ़ रहा है, ट्रांसमिशन बढ़ रहा है, ठीक है, इन नेटवर्क और डिवाइसेस के बीच में, तो डाटा ब्रीच का भी रिस्क बढ़ रहा है, राइट। सो रिस्क ऑफ डाटा ब्रीच इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। तो PII का फुल फॉर्म होता है दोस्तों पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, अकाउंट डिटेल, ठीक है। इन सभी को सिक्योर करना बहुत ज़रूरी है। और चूँकि बैंक डील करती है सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन के साथ और कस्टमर के एसेट के साथ, तो ये क्रूशियल है कि वो प्रोटेक्ट करे अपने टेक्नोलॉजी सिस्टम को और कस्टमर के डेटा को। ये टॉप प्रायोरिटी होना चाहिए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए, ताकि वो ट्रस्ट को मेंटेन करे और कॉन्फिडेंस को मेंटेन करे अपने कस्टमर के साथ। दोस्तों डिजिटल पेमेंट बढ़ रहा है और एक कैशलेस इकोनॉमी के प्रति की ओर हम जा रहे हैं, तो साइबर अटैक का भी रिस्क बढ़ रहा है। तो इससे दोस्तों बहुत सा फोकस बढ़ गया है कि फाइनेंशियल साइबर सिक्योरिटी मेजर्स से रिलेटेड बैंक नए मोबाइल बैंकिंग टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस किए हैं ताकि बैंकिंग को कन्वीनियंट बना सके कस्टमर के लिए। लेकिन दोस्तों ये टेक्नोलॉजी जो है नए वल्नरेबिलिटीज़ भी क्रिएट करते हैं जिसको एक्सप्लॉइट किया जा सकता है साइबर अटैकर के द्वारा। दोस्तों जैसे जैसे हमारा साइबर अटैक का वॉल्यूम बढ़ रहा है, सोफिस्टिकेशन बढ़ रहा है, तो बैंक रिकॉग्नाइज कर रहे हैं कि वो मशीन लर्निंग, तो बैंक आर रिकॉग्नाइजिंग द नीड टू प्रायोरिटाइज साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी को प्रायोरिटाइज करना एक क्रिटिकल एस्पेक्ट है उनके ऑपरेशन का। जैसे बैंक मशीन लर्निंग एल्गोरिथम को यूज़ कर सकती है किसी पोटेंशियल साइबर थ्रेट से रिस्पॉन्ड करने में, डिटेक्ट करने में। दोस्तों यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि कितने तरह के रिस्क होते हैं, अलग अलग तरह के रिस्क होते हैं जो कि बैंक फेस करती है कंप्यूटराइज एनवायरनमेंट में, और कौन कौन से कंट्रोल्स हैं अवेलेबल जिससे हम प्रोटेक्ट कर सकें, ठीक है। व्हाट आर द कंट्रोल्स अवेलेबल टू प्रोटेक्ट द रिस्क, ठीक है, और प्रिवेंट कर सकें इन सभी रिस्क को। तो ये सभी अलग अप्रोच को डिस्कस करते हैं, कैसे इफेक्टिवनेस, कैसे कंट्रोल किया जाए इन सभी इफेक्टिवनेस को, कैसे वैल्यूएट किया जाए, कैसे इन सभी कंट्रोल को इफेक्टिवनेस को देखा जाए। चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों। बताया जा रहा है कि बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बहुत सारे कंपोनेंट ऑफ इन्फॉर्मेशन को यूज़ करते हैं, IT को यूज़ करते हैं अपने ऑपरेशन में, जैसे सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, डेटा। तो इंश्योर करना कि ये कंपोनेंट जो को यूज़ किया जाए कॉम्प्लाइंस मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव के साथ, स्पेशल इवैल्यूएशन जरूरी है। जैसे बैंक को इवैल्यूएट करना है कि सिक्योरिटी कंट्रोल जो इसके IT सिस्टम का है, तो ताकि इंश्योर कर सके कि ये रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट को मीट कर रहा है। दोस्तों बैंक और फाइनेंशियल कंपनीज़ के बीच में कंपटीशन जो है कि IT को यूज़ करना, इस कारण से इनोवेशन बढ़ गया है, कॉस्ट रिडक्शन हो रहा है। जैसे ऑनलाइन बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन पॉपुलर हो गए हैं दोस्तों कस्टमर के बीच में। उसके बाद दोस्तों बताया जा रहा है कि कस्टमर जो है इंक्रीजिंगली डिमांड कर रहे हैं डिजिटल बैंक सर्विस को। सो कस्टमर आर इंक्रीजिंगली डिमांडिंग डिजिटल बैंकिंग सर्विसेज। और दोस्तों जैसे कि ऑनलाइन एंड मोबाइल बैंकिंग, बैंक जो है रिस्पॉन्ड कर रहे हैं इसे IT को यूज़ करके अपने ऑपरेशन में। लेकिन IT के साथ कुछ रिस्क भी आता है, जैसे कि साइबर अटैक, डाटा ब्रीचेज, जो कि सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल और रेपुटेशनल डैमेज कर सकता है। बैंक को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा प्रॉपर सिक्योरिटी और कंट्रोल मेजर ताकि इन सभी रिस्क को मिटिगेट कर सकें। आगे पॉइंट को देखते हैं क्या बताया जा रहा है कि एक कंप्यूटराइज इन्वायरमेंट दोस्तों एक बैंक में या फाइनेंशियल कंपनी में का मतलब एक IT सिस्टम या कंपोनेंट को यूज़ किया जाएगा अपने ऑपरेशन को सपोर्ट करने के लिए। सो इफ़ यू आर यूजिंग IT सिस्टम एंड कंपोनेंट टू सपोर्ट योर ऑपरेशन, तो यही होता है दोस्तों हमारा कंप्यूटराइज इन्वायरमेंट, ठीक है। तो इसके अंदर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, डेटाबेसेस, सर्वर और नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर सभी कुछ आते हैं। ये सभी कंपोनेंट इंटरडिपेंडेंट होते हैं दोस्तों, और अलग अलग स्टेक होल्डर यूज़ करते हैं, जैसे कि एम्प्लॉय, कस्टमर, पार्टनर। दोस्तों कंप्यूटराइज एनवायरनमेंट का जो यूज है बैंकिंग ऑपरेशन में, इससे रिस्क भी आता है, जैसे सिस्टम फेलियर हो जाता है, साइबर अटैक होता है, फ्रॉड होता है। तो इन सभी रिस्क के कारण इनकरेक्ट डिसीजन मेकिंग होता है, एक्टिविटीज़ में इंटरप्शन होता है, डायरेक्ट फाइनेंशियल लॉसेज होते हैं। जैसे बैंक का जो सिस्टम फेलियर है, इस कारण से सर्विस में इंटरप्शन आ जाता है, क्योंकि कस्टमर ट्रस्ट लूज़ कर देते हैं बैंक में, ठीक है। फिर दोस्तों डेटा क्रिटिकल रिसोर्स होता है बैंकों के लिए, फाइनेंशियल कंपनीज़ के लिए, क्योंकि ये सपोर्ट करता है ऑपरेशन को और डिसीजन मेकिंग को। इनएडिक्वेट कंट्रोल ओवर डेटा, जैसे कि वीक पासवर्ड रहा, इंक्रिप्शन लैग करे या एक्सेस कंट्रोल, इम्प्रॉपर एक्सेस कंट्रोल हो, इस कारण से डेटा ब्रीच होगा और फ्रॉड को प्रमोट करेगा। कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन, जैसे कि दोस्तों आपका मान लीजिए कि पर्सनल और फाइनेंशियल डेटा का इन्फॉर्मेशन है, वो बैंक के कंप्यूटर सिस्टम में स्टोर रहता है और इसे किसी कम्युनिकेशन लाइन पे पास किया जाता है। यदि इस इन्फॉर्मेशन का ब्रीच होगा तो कस्टमर रिलेशनशिप को
डैमेज करेगा और रेपुटेशन को डैमेज करेगा और दोस्तों डैमेज का क्लेम होगा इसके कारण। आइए नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में नेक्स्ट स्टेटमेंट में समझाया जा रहा है दोस्तों कि जो डेटा एंड सॉफ्टवेयर, देखिए क्या है कि इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज जैसे सॉफ्टवेयर, डेटा, हार्डवेयर ये ज़रूरी है कंप्यूटर और कम्युनिकेशन सिस्टम के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, ठीक है। तो डेटा, कम्युनिकेशन सिस्टम, सॉफ्टवेयर ये सब बहुत ज़रूरी है दोस्तों कंप्यूटर सिस्टम के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए। आइए बात करते हैं दोस्तों कि डेटा एंड सॉफ्टवेयर क्या होता है। डेटा एंड सॉफ्टवेयर, डेटा क्रूशियल है बैंक के ऑपरेशन के लिए और यदि कोई मिस्टेक होगा डेटा में, इस कारण से बहुत ही सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम आ जाता है दोस्तों। इट कैन कॉज सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम इफ देयर इज एनी मिस्टेक। दोस्तों बताया जा रहा है कि बैंक जो है बहुत सारा पैसा खर्च करती है टेक्नोलॉजी बेस्ड टूल में, सॉल्यूशन में, जिसमें रिक्वायरमेंट होता है दोस्तों हार्डवेयर कंपोनेंट का, जैसे सर्वर, टर्मिनल, वर्क स्टेशन का और प्रिंटर का। ये जरूरी है कि इन कंपोनेंट को मेंटेन करें प्रॉपर्ली ताकि इसी इंटरप्शन को प्रिवेंट कर सके सर्विसेज में या लॉस ऑफ ऐसे डेटा को दोस्तों प्रिवेंट कर सकें। फिर दोस्तों बताया जा रहा है कि पीपुल वेयर का क्या मतलब है। पीपुल वेयर को दोस्तों बताया जा रहा है कि पीपुल वेयर एक ग्रुप ऑफ पीपुल होते हैं जो कि इन्वॉल्व होते हैं कि वो कंप्यूटराइज सिस्टम बैंक में मैनेज करें और उसे रन करें। इस पीपुल में दोस्तों IT प्रोफेशनल आते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपर आते हैं, दूसरे टेक्निकल स्टाफ आते हैं। इनकी जिम्मेवारी है इंश्योर करें कि सिस्टम स्मूथली रन कर रहा है और जो भी इशूज़ हैं उसे प्रॉम्प्टली एड्रेस किया जा रहा है, ठीक है, ये बताया जा रहा है। अब दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस करते हैं। स्टैग्नेशन के बारे में बताया जा रहा है। स्टैग्नेशन का मीनिंग क्या होता है दोस्तों कि स्टैग्नेशन एक नॉलेज या स्किल में स्टैग्नेशन का मतलब एक ऐसा सिचुएशन जहाँ पे एम्प्लॉय जो है कंप्यूटराइज सिस्टम को मैनेज करे और रन करे, वो नेसेसरी स्किल को लैक कर रहे हैं ताकि न्यूअर सिस्टम को यूज कर सके। जैसे मान लीजिए कि एक एम्प्लॉय है जो कि वर्क कर रहा है एक पार्टिकुलर सॉफ्टवेयर से बहुत सालों से, लेकिन वो नए और इम्प्रूव्ड सॉफ्टवेयर को यूज अडॉप्ट नहीं कर पा रहा है, ठीक है, जो कि बैंक डिसाइड कर रही है अडॉप्ट करना। फिर दोस्तों हाई टर्नओवर हो सकता है, टर्नओवर बहुत बढ़ सकता है दोस्तों, समटाइम टर्नओवर वेरी हाई। क्यों टर्नओवर हाई होगा, क्या रीज़न है टर्नओवर हाई होने का? तो टर्नओवर हाई हो सकता है दोस्तों एट्रिशन के कारण, मतलब एक ऐसा सिचुएशन जहाँ पे बहुत सारा लोग टर्नओवर छोड़ रहे हैं क्योंकि रिजिग्नेशन हो रहा है, टर्नओवर बढ़ गया है क्योंकि रिजिग्नेशन हो रहा है, रिटायरमेंट हो रहा है और दूसरे भी रीज़न हो सकते हैं। तो ये प्रॉब्लमेटिक है दोस्तों क्योंकि इस कारण से रिप्लेसमेंट फाइंड करने में डिफिकल्टीज आती है। फिर दोस्तों टेक्निकल स्टाफ को रिस्क होता है कि स्पेशलाइज फंक्शन को हैंडल करने में, जिसका डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ता है सर्विसेज पे। दोस्तों कुछ कभी कंप्यूटर सिस्टम में कुछ एरर आ जाती हैं जो कि सिग्निफिकेंटली अफेक्ट करती हैं ह्यूमन सर्विस को और ऑपरेशनल एफिशिएंसीज को। जैसे मान लीजिए कि बैंक एम्प्लॉय जो है इनकरेक्ट डेटा इंटर कर दिया जब वो ट्रांजेक्शन को प्रोसेस कर रहे थे, इस कारण से कंप्यूटर रिकॉर्ड में एरर आ गया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एरर आ गया। दोस्तों बताया जा रहा है कि अनरिलायबल सिस्टम का सिग्निफिकेंट कॉमर्शियल कॉन्सिक्वेंस होता है और वो फ्रॉड से वनरेबल होता है। जैसे मान लीजिए कि बैंक सिस्टम को आप प्रॉपर्ली मेंटेन नहीं करेंगे तो सिस्टम फेलियर आएगा, डेटा ब्रीचेज आएगा। दोस्तों फिर बताया जा रहा है कि जो मैलिशियस डैमेज होता है कंप्यूटर सिस्टम का, वो हो सकता है दोस्तों डिसग्रंटल एम्प्लॉय के द्वारा, वैसे इंडिविजुअल जो मैलिशियस इंटेंट के साथ हैं। जैसे बैंक का कोई IT स्टाफ है, वो इंटेंशनली डैमेज काउज करे बैंक के सिस्टम को या कस्टमर के डेटा को चुरा ले, जिस कारण से सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल और रेपुटेशनल डैमेज हो। दोस्तों कभी कभी बैंकिंग सर्विस में इंटरप्शन आता है क्योंकि हार्डवेयर को डैमेज हो जाए, सॉफ्टवेयर कंपोनेंट को डैमेज हो जाए या डेटा सेंटर में डिस्ट्रप्शन आ सकता है। इसका ह्यूज इंपैक्ट पड़ता है बैंकिंग सर्विस में और कस्टमर के कॉन्फिडेंस को शेक कर देता है। जैसे बैंक का जो डेटा सेंटर है वो एक पावर आउटेज एक्सपीरियंस कर रहा है, इसी कारण से डिस्ट्रप्शन हो सकता है बैंकिंग सर्विस में, जैसे ऑनलाइन बैंकिंग, ATM या पेमेंट प्रोसेसिंग। दोस्तों सिस्टम फेलियर जो है ये बहुत सारी कारण से हो सकता है, जैसे सॉफ्टवेयर बग, हार्डवेयर मालफंक्शन, ह्यूमन एरर। तो दिस ऑल पॉइंट। आप कंट्रोल मैकेनिज्म की बात करते हैं। सो लेट्स सी कंट्रोल मैकेनिज्म। दोस्तों बैकअप सिस्टम होना क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि पावर, सर्वर और नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बहुत जरूरी है ताकि इंश्योर कर सके कि बैंकिंग ऑपरेशन कंटिन्यू हो। यदि मान लीजिए कि प्रॉब्लम हो प्राइमरी सिस्टम के साथ, यदि कोई प्रॉब्लम हो जाए प्राइमरी सिस्टम के साथ, तो हमारे पास बैकअप होना चाहिए ताकि हमारा जो ऑपरेशन है वो कंटिन्यू हुआ जा सके। दोस्तों बताया जा रहा है कि जो अनऑथराइज एक्टिविटीज़ है, जैसे कि आप फाइल्स को मैनिपुलेट कर रहे हैं या पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को मैनिपुलेट कर रहे हैं ताकि पैसा चुरा रहे हैं बैंक से, तो फ्रॉडलेंट ट्रांजैक्शन जो है स्पेशल प्रोग्राम के माध्यम से किया जा सकता है, ठीक है, या अनऑथराइज इंडिविजुअल कर सकते हैं जो कि सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर लें। दोस्तों यदि कोई प्रॉपर कंट्रोल नहीं रहेगा डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए, मीडिया को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो इसको आसानी से एक्सेस किया जा सकेगा, चुराया जा सकेगा, ठीक है। दोस्तों बताया जा रहा है कि प्रिवेंटिव, डिटेक्टिव और कलेक्टिव कंट्रोल होना जरूरी है, खासकर IT रिस्क को यदि मैनेज करना है तो। प्रिवेंटिव कंट्रोल एक मेजर होता है जिससे आप किसी प्रॉब्लम को प्रिवेंट करते होने से आप सिक्योरिटी मेजर इंप्लीमेंट करते हैं ताकि प्रोटेक्ट कर सकें अगेंस्ट साइबर अटैक। डिफेक्टिव कंट्रोल मेजर होता है ताकि आप आइडेंटिफाई कर सकें और प्रॉब्लम को डिटेक्ट कर सकें, जैसे सिस्टम को मॉनिटर करना किसी सस्पिशियस एक्टिविटीज़ में। दोस्तों बताया जा रहा है कि जो सिक्योरिटी और कंट्रोल प्रोसीड्यूर रहने के बावजूद हमेशा चांस रहता है कि कुछ अनएक्सपेक्टेड हो जाए जो कि अफेक्ट कर सकता है बैंकिंग ऑपरेशन को। दोस्तों कुछ मेजर्स लिए जाते हैं ताकि इंश्योर कर सके कि ऑथराइज एक्सेस जो कंप्यूटर रूम का है और कंपोनेंट का है, ठीक है। जैसे आप रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं पासवर्ड के माध्यम से,
ठीक है। यू कैन रेस्ट्रिक्ट फिजिकल कंट्रोल अननेसेसरी, फिजिकल कंट्रोल बहुत ज़रूरी है, कुछ मेजर लिया जाए ताकि इंश्योर कर सके अनऑथराइज एक्सेस टू कंप्यूटर और रूम। जैसे मान लीजिए कि आप पासवर्ड के थ्रू रिस्ट्रिक्ट कर दें, पिन डाल दें, फिंगरप्रिंट वेरिफिकेशन कर दें, एक्सेस लॉक लगा दें, या केवल ऑथराइज पर्सनल को अलाउ करें कि वो रिपेयर या मेंटेनेंस करे हार्डवेयर का। जो हार्ड कॉपी है इंपॉर्टेंट रिपोर्ट का, उसे प्रिजर्व कर सकते हैं, एक्सेस किया जाएगा ऑथराइज पर्सनल के द्वारा ही। फिर दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं। बताया जा रहा है दोस्तों कि लॉजिकल कंट्रोल रखा गया है ताकि इंश्योर करे कि केवल ऑथराइज यूजर ही उसको एक्सेस कर सके कंप्यूटर सिस्टम को और डेटा को, और दोस्तों लिमिट करें उनको स्पेसिफिक फाइल और डायरेक्टरीज में। जैसे मान लीजिए कि जब आप ऑनलाइन बैंकिंग अकाउंट में लॉगिन करते हैं तो आपको रिक्वायर होता है कि आप यूज़र नेम और पासवर्ड डालें ताकि अपने आप को ऑथेंटिकेट कर सकें। इससे क्या होता है कि केवल ऑथराइज यूजर ही एक्सेस कर सकते हैं अपने अकाउंट को। फिर दोस्तों इंटरनल कंट्रोल के बारे में बताया जा रहा है। इंटरनल कंट्रोल को रखना होता है ताकि इंश्योर कर सके कि कंप्यूटर सिस्टम जो है एक्यूरेट है, रिलायबल है, सेफगार्ड है और एसेट को सेफगार्ड कर रहा है। जैसे अकाउंटिंग कंट्रोल एक चेक होता है, चेक और बैलेंस होता है दोस्तों। अकाउंटिंग कंट्रोल क्या होता है दोस्तों? चेक और बैलेंस होता है जो कि रखा जाता है सॉफ्टवेयर में ताकि इंश्योर कर सके कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जो एक्यूरेटली रिकॉर्ड हो रहा है। जैसे डुअल कंट्रोल, जहाँ पे दो इंडिविजुअल को रिक्वायर होता है कि वो एक ट्रांजैक्शन को अप्रूव करेंगे। वैलिडेशन चेक ताकि इंश्योर कर सके कि डेटा जो इंटर किया जा रहा है वो एक्यूरेट हो। न्यूमेरिकल सीक्वेंसिंग ताकि इंश्योर कर सके कि ट्रांजैक्शन जो है सीक्वेंशियल मैनर में रिकॉर्ड हो रहा है। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल भी है दोस्तों, मतलब फॉर्मल पॉलिसीज एंड प्रोसीड्यूर्स हैं और इंश्योर करेगी दोस्तों कि वेल डिफाइंड लाइन्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं कंप्यूटराइज सिस्टम को मैनेज करने के लिए। सो वेल डिफाइंड लाइन्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद दोस्तों बताया जा रहा है कि ऑपरेशनल कंट्रोल को सॉफ्टवेयर में डाल सकते हैं और इंश्योर कर सके कि डेटा को एक्यूरेटली प्रोसेस किया जाए। ठीक है, ये होता है हमारा ऑपरेशनल कंट्रोल, और कंसिस्टेंटली प्रोसेस किया जाए। ठीक है, ये ऑपरेटिंग कंट्रोल के बारे में बताया जा रहा है। अब दोस्तों ऑडिट ट्रायल क्या होता है? ऑडिट ट्रायल दोस्तों एक तरह से समझिए कि टाइमलाइन है या रिकॉर्ड है। ठीक है, सारे इवेंट का जो कि हो रहे हैं कंप्यूटर सिस्टम में। इससे क्या होता है कि क्या हुआ, कब हुआ, किसने किया। तो दो तरह के ऑडिट ट्रायल होते हैं, एक होता है अकाउंटिंग ऑडिट ट्रायल और एक होता है ऑपरेशनल ऑडिट ट्रायल। जैसे मान लीजिए कि आप पैसा एटीएम से निकालते हैं तो अकाउंटिंग ऑडिट ट्रायल जो है वो ट्रैक रखेगा कि जो भी ट्रांजैक्शन आपके बैंक अकाउंट में हो रहा है, और जो ऑपरेशनल ऑडिट ट्रायल है वो ट्रैक रखेगा कि जो एटीएम सिस्टम में ट्रांजैक्शन हो रहा है। दोस्तों चेकसम क्या होता है? चेकसम एक डिजिटल फिंगरप्रिंट है या यूनिक कोड है जिसको कैलकुलेट किया जाता है की डेटा के बेसिस पे, ताकि इंश्योर कर सकें कि डेटा जो स्टोर किया गया है कंप्यूटर फाइल में उसकी इंटीग्रिटी को। इससे दोस्तों आप किसी एरर को डिटेक्ट कर सकते हैं या चेंजेस को डिटेक्ट कर सकते हैं जो कि हो सकता है ट्रांसमिशन के दौरान या स्टोरेज के दौरान। जैसे मान लीजिए कि आपने एक फ़ाइल को डाउनलोड किया इंटरनेट से, तो वेबसाइट आपको एक चेकसम प्रोवाइड करेगी ताकि इंश्योर कर सकें कि जो फाइल आपने रिसीव किया है वो सेम है ओरिजिनल फाइल से। दोस्तों डेटा इंक्रिप्शन का मतलब क्या होता है? डेटा इंक्रिप्शन एक प्रोसेस होता है कि आप डेटा को नॉन रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर लें ताकि अनऑथराइज एक्सेस को प्रिवेंट कर सकें। ये एक एल्गोरिथम को यूज़ करती है और की को यूज़ करती है ताकि डेटा को स्क्रैम्बल कर सकें, ताकि केवल ऑथराइज यूजर ही उस की को यूज़ करके उसे अनस्क्रैम्बल करे। इससे क्या होगा कि कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ डेटा को प्रोटेक्ट कर सकेंगे। दोस्तों फिर बताया जा रहा है कि एक मैसेज ऑथेंटिकेशन कोड होता है जिसको MAC बोलते हैं, शॉर्ट में इसे MAC कहा जाता है। तो MAC एक डिजिटल सिग्नेचर की तरह होता है जिसको यूज़ किया जाता है कि मैसेज की इंटीग्रिटी को पता लगाने में ट्रांजिट में। तो इसको कैलकुलेट किया जाता है दोस्तों मैसेज के बेसिस पे और सीक्रेट की के बेसिस पे, और इसे वेरीफाई किया जाता है कि मैसेज को अल्टर तो नहीं किया गया है ट्रांजेक्शन के दौरान। जैसे मान लीजिए कि आप मैसेज भेज रहे हैं या फाइल भेज रहे हैं तो MAC जो है जनरेट होगा और उसको साथ भेजा जाएगा, ठीक है, मैसेज के साथ, ताकि इंश्योर कर सके कि मैसेज को टैम्पर्ड नहीं किया गया है। दोस्तों फिर बताया जा रहा है कि डेटा मास्किंग एक प्रोसेस होता है कि आप पर्सनल डेटा को हाइड करें। ठीक है, जैसे कि आप क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन, सोशल सिक्योरिटी इन्फॉर्मेशन, इन सभी को हाइड करें, इसे ही कहते हैं हम लोग डेटा मास्किंग। सो डेटा मास्किंग के बारे में बताया जा रहा है दोस्तों। आइए डेटा मास्किंग को और डिटेल में समझते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि जब आप एक ऑनलाइन फॉर्म भर रहे हैं तो आपका क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन को दोस्तों मास्क रखा जाता है, हिडन रखा जाता है ताकि कोई अनऑथराइज यूज़ ना कर ले, एक्सेस ना कर ले। ठीक है, ये पॉइंट है। फिर दोस्तों बताया जा रहा है कि कंप्यूटर ऑडिट क्या होता है। नेक्स्ट देखिए, आप कंप्यूटर ऑडिट बताया जा रहा है दोस्तों। कंप्यूटर ऑडिट बेसिकली एक प्रोसेस होता है, हाँ यहाँ देखिए, कंप्यूटर ऑडिट एक प्रोसेस होता है कि आप इवैल्यूएट कर सकें कंप्यूटर सिस्टम का क्या यूज है ताकि इंश्योर कर सकें कि उसे एफिशिएंटली और इफेक्टिवली यूज़ किया जा रहा है और जो एसेट है उसको सेफगार्ड किया जा रहा है। इसके अंदर आप कंप्लायंस को रिव्यू करते हैं ताकि पॉलिसीज़ और प्रोसीड्यूर को एस्टैब्लिश कर सकें, रिव्यू कर सकें फॉर्मल पॉलिसी के क्वालिटी को और प्रोसीड्यूर को, और फोकस कर सकें फ्रॉड डिटेक्शन और प्रिवेंशन टेक्निक पे। दोस्तों मॉनिटर किया जाता है एम्प्लॉय एक्टिविटीज़ को इसमें। दोस्तों बताया जा रहा है कि जिस तरीके से ऑडिटर चेक करते हैं कंप्यूटर सिस्टम को वो डिपेंड करता है कि सिस्टम कितना कॉम्प्लेक्स है और ऑडिटर के टेक्निकल एबिलिटीज़ को। जैसे मान लीजिए कि एक सिंपल कंप्यूटर सिस्टम है जो कि स्मॉल बिजनेस में यूज़ किया जा रहा है, वो उसमें एक कॉम्प्लेक्स ऑडिट अप्रोच की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। लेकिन एक लार्ज कॉम्प्लेक्स सिस्टम है जो कि MNCs के द्वारा यूज़ किया जा रहा है, उसमें दोस्तों एडवांस ऑडिट अप्रोच चाहिए।
दोस्तों बताया जा रहा है कि 3 तरह के अप्रोचेज होते हैं, 3 तरह से आप ऑडिट कर सकते हैं कंप्यूटर सिस्टम को। एक होता है मैनुअल टेस्टिंग प्रोसेस, इसके अंदर आप डॉक्यूमेंटेशन को रिव्यू करते हैं और टेस्ट करते हैं सिस्टम को मैनुअली। एक होता है कंप्यूटर ऑडिट प्रोग्राम, इसके अंदर दोस्तों स्पेशलाइज सॉफ्टवेयर को यूज़ किया जाता है ताकि सिस्टम को आप टेस्ट कर सकें, ठीक है। और दोस्तों इसमें क्या बताया जा रहा है कि कंप्यूटर ऑडिट प्रोग्राम के अंदर स्पेशलाइज सॉफ्टवेयर को यूज़ किया जाता है सिस्टम को टेस्ट करने के लिए ऑटोमेटिकली। हाइब्रिड अप्रोच दोस्तों मैनुअल टेस्टिंग का और कंप्यूटर अप्रोच का दोनों को यूज़ करता है, इसी कहा जाता है हाइब्रिड। दोस्तों फिर बताया जा रहा है कि जो ऑडिट होता है अप्रोच जो होता है उसमें क्या होता है कि आप कंट्रोल को रिव्यू करते हैं, इनपुट आउटपुट को रिव्यू करते हैं कंप्यूटर सिस्टम का, ताकि कोई एजम्पशन ले सकें, जो प्रोसेसिंग के बारे में एजम्पशन ले सकें। जैसे मान लीजिए कि इनपुट जो है कस्टमर ऑर्डर है, तो आउटपुट मान लीजिए कि इनवॉइस है, तो ऑडिटर एज्यूम करेगा कि सिस्टम प्रोसेस कर रहा है ऑर्डर को ताकि इनवॉइस को क्रिएट कर सके। दोस्तों ऑडिट जो होता है कंप्यूटर अप्रोच से, इसके अंदर आप स्पेशलाइज सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हैं ताकि लॉजिक और कंट्रोल को टेस्ट कर सकें सिस्टम के अंदर, और दोस्तों रिकॉर्ड जो सिस्टम के द्वारा प्रोसेस किया जाए, यही पॉइंट समझाया जा रहा है। चलिए आगे देखते हैं। आगे पाने बताया जा रहा है दोस्तों कि जो कंप्यूटर सिस्टम को ऑडिट करना, कंप्यूटर ऑडिटिंग क्या होता है दोस्तों। कंप्यूटर ऑडिटिंग आप जो है ऑडिट कर रहे हैं कंप्यूटर सिस्टम को, जब ये प्रोसेस कर रहा है डेटा को, इससे क्या होता है कि आप एरर को क्विकली आइडेंटिफाई कर लेते हैं, ठीक है। तो जो हमारा अप्रोच है दोस्तों कंप्यूटर ऑडिटिंग, इसमें क्या होता है स्पेशलाइज सॉफ्टवेयर को यूज़ होता है ताकि आप ऑडिट कर सकें कंप्यूटर सिस्टम को। और दोस्तों CATT क्या होता है, CATT क्या है दोस्तों, कंप्यूटर एडेड टूल एंड टेक्निक है। ये स्पेशलाइज सॉफ्टवेयर टूल होता है जिससे ऑडिटर जो है टेस्ट कर सकते हैं कंप्यूटर सिस्टम को और इवैल्यूएट कर सकते हैं इंटरनल कंट्रोल को। जैसे मान लीजिए कि एक ऑडिटर है, वो CATT को यूज़ कर सकता है, किसी डेटा की एक्यूरेसी को टेस्ट कर सकता है डेटाबेस में और उसे कंपेयर कर सकता है एक्सटर्नल सोर्स से। अब जरा बात करते हैं इन्फॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट की। देखिए इन्फॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट क्या होता है कि आप कंप्यूटर को यूज़ कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर को यूज़ कर रहे हैं या इंटरनेट को यूज़ कर रहे हैं प्रोसेस, स्टोर और इन्फॉर्मेशन को शेयर करने में। अकाउंटिंग फील्ड में क्या होता है कि IT ने रिप्लेस कर लिया मैनुअल ऑपरेशन से ऑटोमेटेड सिस्टम के साथ। इसका मतलब कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर को यूज़ किया जा रहा है अकाउंटिंग टास्क को परफॉर्म करने में, ठीक है। तो लोग आप नहीं कर रहे हैं, आप कंप्यूटर कर रहे हैं अकाउंटिंग टास्क को परफॉर्म। दोस्तों बताया जा रहा है कि IS ऑडिट का मतलब क्या होता है कि इन्फॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट, जो एक प्रोसेस होता है कि आप इवैल्यूएट करते हैं और एसेस करते हैं सिक्योरिटी और इफेक्टिवनेस ऑफ कंप्यूटर बेस्ड इन्फॉर्मेशन सिस्टम को। IS ऑडिट को कैरी किया जाता है IT सिस्टम के द्वारा, जिसका मतलब ये हुआ कि ऑडिटर जो है कंप्यूटर बेस्ड टूल को यूज़ करेंगे और टेक्निक को यूज़ करेंगे ताकि इन्फॉर्मेशन सिस्टम को ऑडिट कर सकें, ठीक है। तो कंप्यूटर बेस्ड टेक्निक टूल्स को यूज़ किया जाता है इन्फॉर्मेशन सिस्टम को ऑडिट करने के लिए। तो दोस्तों बताया जा रहा है कि ये जो टूल्स एंड टेक्निक होते हैं इसे CATT कहा जाता है, कंप्यूटर एडेड ऑडिट टूल्स एंड टेक्निक, ठीक है। याद रखिएगा इसका फुल फॉर्म। दोस्तों IS ऑडिट का क्या ऑब्जेक्टिव है, IS ऑडिट का ऑब्जेक्टिव ये है दोस्तों, व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ IS ऑडिट, लेट्स स्टडी, ताकि आप पता कर सकें कि कंप्यूटर सिस्टम जो है सेफगार्ड कर रहा है अपने एसेट को या सेफगार्ड नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये पता लगाना कि कंप्यूटर सिस्टम जो है वेदर कंप्यूटर सिस्टम को सेफगार्ड इट एसेट। तो देखिए मेन ऑब्जेक्टिव है IS ऑडिट का कि इवैल्यूएट करना कि कितना इफेक्टिव है कितना हमारा कंप्यूटर बेस्ड इन्फॉर्मेशन सिस्टम। ऑडिट का मेन एम ये पता लगाना है कि सिस्टम प्रोटेक्टेड है अनऑथराइज एक्सेस से, उसके पास एडुकेट कंट्रोल मेजर है प्लेस में, मेंटेन करे डेटा इंटीग्रिटी फाइल को, ठीक है। जैसे IS ऑडिटर जो है रिव्यू कर सकते हैं कंपनी के फाइनेंशियल सिस्टम को ताकि इंश्योर करे कि ये प्रोटेक्टेड है किसी अनऑथराइज एक्सेस से, ठीक है। ये होता है हमारा IS ऑडिट। दोस्तों बताया जा रहा है कि कंट्रोल एक सेट ऑफ पॉलिसीज़ होते हैं, प्रोसीड्यूर होते हैं और प्रैक्टिसेस होते हैं, ठीक है, जो कि स्ट्रक्चर डिज़ाइन किए जाते हैं इंश्योर कर सकें कि बिजनेस ऑब्जेक्टिव मेट हो। जैसे मान लीजिए कि कंपनी का एक पॉलिसी है जिसमें कहा गया कि एम्प्लॉय को स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यूज़ करना है, एक प्रोसीड्यूर है कि रेगुलरली बैकअप करना है इंपॉर्टेंट डेटाज को, एक प्रैक्टिस है कि आप एक्सेस रेस्ट्रिक्ट कर सकें सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन का। तो 4 तरह के कंट्रोल होते हैं दोस्तों। मैं आपको कंट्रोल के बारे में बताता हूँ, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कंट्रोल आर देयर, सो लेट्स डिस्कस द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंट्रोल दैट वी हैव। तो सबसे पहले बताया जा रहा है दोस्तों डिटरेंट कंट्रोल। डिटरेंट कंट्रोल को डिज़ाइन किया जाता है कि मैं आपको समझा दूँ कि डिस्करेज करे अनडिज़ायर्ड इवेंट को होने से। दोस्तों डिटरेंट कंट्रोल का मीनिंग क्या होता है कि दोस्तों इससे आप अनडिज़ायर्ड इवेंट को होने से रोक सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि विजिबल सर्विलेंस कैमरा हो सकती है जो कि सॉफ्ट लिफ्टिंग को रोक सकती है रिटेल स्टोर में। प्रिवेंटरी कंट्रोल को डिज़ाइन किया जाता है ताकि अनडिज़ायर्ड इवेंट को होने से प्रिवेंट करें, जैसे फायरवॉल, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर अनऑथराइज एक्सेस को प्रिवेंट करती है। डिटेक्टिव कंट्रोल से आप डिटेक्ट कर सकते हैं अनडिज़ायर्ड इवेंट को इसके बाद कि वो हो गया है, ठीक है। और करेक्टिव कंट्रोल को डिज़ाइन किया जाता है कि आप अनडिज़ायर्ड इवेंट को करेक्ट कर सकें आप इसके बाद कि वो हो गया है, ठीक है। तो दोस्तों IS ऑडिटर की ये जिम्मेवारी बनती है कि वो समझे कि कंट्रोल का नेचर क्या है ताकि उसके इफेक्टिवनेस को एड्रेस कर सके, ताकि आप प्रिवेंट कर सकें, डिटेक्ट कर सकें, ठीक है। ये किसकी जिम्मेवारी है दोस्तों, ये जिम्मेवारी है IS ऑडिटर की। तो IS ऑडिटर की जिम्मेवारी है दोस्तों कि वो समझे कि कंट्रोल का नेचर क्या है ताकि एसेस कर सके उसके इफेक्टिवनेस को प्रिवेंट करने में, डिटेक्ट करने में या करेक्ट करने में। मैंने आपको 4 तरह का कंट्रोल का नाम बताया, ठीक है। तो प्रत्येक ऑर्गेनाइजेशन आइडेंटिफाई करे इवेंट को, सर्कमस्टांस को जिस कारण से लॉस हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन को, जैसे डेटा ब्रीच, ठीक है।
अब जरा देखते हैं दोस्तों कि बेनिफिट क्या है इस इन्फॉर्मेशन सिस्टम का। तो इन्फॉर्मेशन सिस्टम के अंदर सिक्योरिटी कंट्रोल चाहिए ताकि कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी और अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा को मेंटेन कर सके। सिक्योरिटी कंट्रोल प्रिवेंटिव हो सकता है, जैसे आप इंक्रिप्शन को यूज़ कर सकते हैं सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए। डिटेक्टिव हो सकता है, जैसे आप मॉनिटरिंग सिस्टम लॉक को यूज़ कर सकते हैं अनऑथराइज्ड एक्सेस अटेम्प्ट के लिए। करेक्टिव हो सकता है, जैसे आप डेटा को रिस्टोर कर सकते हैं बैकअप से आफ्टर रैंसमवेयर अटैक। तो आईएस ऑडिट से दोस्तों आप रिस्क को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कंट्रोल की एडुकेसी को वेरीफाई कर सकते हैं, जो बेस्ट प्रैक्टिस है उसे प्रमोट कर उसे दोस्तों प्रमोट कर सकते हैं और इंश्योर कर सकते हैं कि कंप्लायंस विद द पॉलिसी और रेगुलेशन का। और दोस्तों सिक्योरिटी फीचर को इंप्रूव कर सकते हैं, कंट्रोल फीचर को इंप्रूव कर सकते हैं। तो दोस्तों आईएस ऑडिट जो है ये आपको रीजनेबल एश्योरेंस प्रोवाइड करता है कि सिस्टम जो है फंक्शन कर रहा है जैसा कि इंटेंडेड है और सिक्योर है और अच्छा परफॉर्म कर रहा है। दोस्तों अब जरा आईएस ऑडिट की नीड्स की बात करते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ सॉफ्टवेयर का नाम बताया गया है, जैसे कि आप देख सकते हैं रैंसमवेयर, ठीक है। सो रैंसमवेयर क्या होता है दोस्तों कि रैंसमवेयर एक तरह का एक इमेजिन कीजिए कि हैकर ने आपके कंप्यूटर को गेन कर लिया, एक्सेस गेन कर लिया और सारी के सारी इंपॉर्टेंट फाइल को इनक्रिप्ट कर दिया। तो वो रैंसम डिमांड कर रहा है इन एक्सचेंज फॉर द डिस्क्रिप्शन की। तो जब तक आप रैंसम पे नहीं करेंगे तो आप फाइल को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। मालवेयर क्या होता है कि ये हिडन हो सकता है मेल में या वेबसाइट में, क्योंकि लगेगा आपको लेजिटिमेट, लेकिन रियलिटी वो लेजिटिमेट है नहीं, ठीक है। तो दोस्तों क्या होगा कि एक पॉपअप क्लेम करेगा कि कंप्यूटर की आपका वायरस से इन्फेक्टेड है और आपको ऑफर करेगा कि इसे फ्री में रिमूव कर लें। जैसे आप लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको एक मैलिशियस वेबसाइट पे जाएगा और डाउनलोड करेगा, मालवेयर आपके सिस्टम में डाउनलोड कर देगा। ये होता है मालवेयर, ठीक है। एक पॉपअप क्लेम करेगा कि आपका कंप्यूटर जो है वायरस से इन्फेक्टेड है और एक ऑफर देगा कि आप इसे रिमूव कर सकते हैं फ़ी पे। जैसे लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको मालिशियस सॉफ्टवेयर चला जाएगा। तो हिडन हो सकता है किसी ईमेल में या किसी वेबसाइट में जो कि लेजिटिमेट लगता है लेकिन रियलिटी वो है नहीं। फिशिंग क्या होता है दोस्तों? फिशिंग स्कैमर क्या करते हैं, कभी कभी ईमेल भेजते हैं, टेक्स्ट मैसेज भेजते हैं, फ़ोन कॉल भेजते हैं जो कि लेजिटिमेट लगता है, लेकिन वो उसमें वो पर्सनल जानकारी मांगते हैं, जैसे लॉगिन क्रेडेंशियल मांगते हैं या ऐसा कुछ जानकारी मांगते हैं। तो ये होता है हमारा फिशिंग, ठीक है। उसके बाद और क्या है दोस्तों, स्पीयर फिशिंग क्या है कि आप मेल डायरेक्टली मास मतलब रैंडम पीपल को दोस्तों मास मैसेज भेजा जाता है। अटैकर क्या करते हैं, अपने होमवर्क करते हैं, टारगेट को रिसर्च करते हैं, उसके सोशल मीडिया प्रोफाइल को देखते हैं, उसके जॉब टाइटल को देखते हैं, उसके ऑर्गेनाइजेशन को देखते हैं, तब जाके एक पर्सनलाइज और कन्विंसिंग मैसेज भेजते हैं। मतलब सभी लोगों को सेम मैसेज नहीं भेजते हैं, वो कस्टमाइज मैसेज क्रिएट करते हैं एक पार्टिकुलर आदमी के लिए, फिर उसे भेजते हैं। वेलिंग क्या होता है दोस्तों? वेलिंग का मतलब होता है कि कभी कभी स्पीयर फिशिंग के जैसा ही होता है। वेलिंग का टारगेशन होता है हाई प्रोफाइल इंडिविजुअल, जैसे कि सीईओ या टॉप एग्जीक्यूटिव जिनके पास एक्सेस है सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन का। फिशिंग क्या होता है कि अटैकर जो है वॉइस मैसेज को यूज़ कर सकते हैं ताकि आप पीपल को ट्रिक कर सकें इनटू गिविंग अप देयर पर्सनल इन्फॉर्मेशन। प्रिकॉशन क्या है दोस्तों कि आप जो है प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं सिक्योरिटी थ्रेट के अगेंस्ट, जैसे फिशिंग, तो आप ईमेल या मैसेज के अगेंस्ट कॉशियस रहें, ठीक है। और पर्सनल इन्फॉर्मेशन को यदि पूछे तो मत बताएं, हमेशा डबल चेक करें सेंडर की ईमेल एड्रेस को, और कोई भी लिंक पे इससे पहले लेजिटिमेसी चेक करें। जैसे मान लीजिए कि आपको ईमेल मिला जो कि आपके बैंक का लग रहा है, तो ईमेल क्लेम कर रहा है कि सस्पिशियस एक्टिविटी हुआ आपके अकाउंट में, आपसे बोल रहा है कि आप ये लिंक पे क्लिक करें ताकि अकाउंट डिटेल को वेरीफाई करें। जैसे आप लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको डायरेक्टेड होगा एक फेक वेबसाइट पे जो कि आइडेंटिकल लगेगा आपके बैंक वेबसाइट से, लेकिन रियलिटी ये फिशिंग वेबसाइट है जो कि आपके लॉगिन क्रेडेंशियल को कैप्चर कर लेगा और दूसरे सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को कैप्चर कर लेगा। फिर दोस्तों क्या बता रहा है विशिंग। विशिंग क्या होता है? विशिंग से सिमिलर है, लेकिन स्कैमर फ़ोन कॉल को यूज़ करते हैं इंस्टेड ऑफ मेल ताकि वो ट्रैक कर सके कस्टमर को और उसकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को दे सके। स्मिशिंग क्या होता है? स्मिशिंग भी फिशिंग का एक वेरिएंस ही होता है, लेकिन यहाँ पे टेक्स्ट मैसेज को यूज़ किया जाता है ईमेल की जगह पे ताकि कस्टमर को ट्रिक कर सके किसी लिंक पे क्लिक करना। तो दोस्तों बताया जा रहा है कि इन सभी अटैक को अवॉइड करने के लिए कस्टमर हमेशा वेरीफाई करे रिक्वेस्ट की ऑथेंटिसिटी को, ठीक है। कस्टमर केयर को कॉल करे और बैंक के द्वारा सर्विस प्रोवाइड किया गया है, और किसी सस्पिशियस मेल या टेक्स्ट को रिस्पॉन्ड ना करे। ये जरूरी है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए और कस्टमर के लिए कि वो सेफ्टी मेजर ले ताकि इंश्योर कर सके कि ऑनलाइन बैंकिंग ट्रांजेक्शन का सेफ हो। और दोस्तों कस्टमर जो अवेयर रहे किसी पोटेंशियल स्कैम का, कैसे उसे अवॉइड किया जाए, जबकि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो इम्प्लीमेंट करे सिक्योरिटी मेजर जैसे कि 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, रेगुलर सिक्योरिटी ताकि अपडेट कर सके अपने सिस्टम को। तो फ्रेंड्स ये था हमारा लेक्चर का फर्स्ट पार्ट। धन्यवाद।